नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है बेटा नंबर वन। आज पूरे 3 वर्षों के बाद पवन अपने देश भारत लौट रहा था और अपनों से मिलने की खुशी से अंदर ही अंदर उत्साहित हो रहा था। उसने अपने आने की खबर भी अपने घर वालों को नहीं की थी, क्योंकि वह उन्हें सरप्राइज देना चाहता था। नौकरी के सिलसिले में अमेरिका गया था, लेकिन इन 3 वर्षों में अपने काम में कुछ ऐसा उलझ गया कि अपने देश वापस लौट कर नहीं आ सका। एयरपोर्ट पर उतरकर पवन सोचने लगा कि पिछली बार जब उसकी पत्नी मोनिका से उसकी बात हुई थी, तो उसने बताया था कि माँ की तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती। शायद उन्हें शहर की हवा रास नहीं आई, इसीलिए कुछ दिनों के लिए वह गांव में रहने चले गए हैं। कुछ समय के लिए उन्होंने पार्वती चाची के साथ उनके घर में रहने का निश्चय किया। पवन की चाची गांव में ही रहती थी। जल्द से जल्द अपने माँ पिताजी से मिलना चाहता था, इसीलिए वह एयरपोर्ट पर उतरकर अपनी पत्नी से मिले बिना टैक्सी करके सीधा गांव के लिए निकल गया। गांव पहुंचकर जैसे ही टैक्सी से बाहर निकला, तो उसका बचपन उसकी आंखों के सामने किसी चलचित्र की तरह दिखाई देने लगा। चाची के घर जाते ही वह गांव की हर एक गली और हर एक नुक्कड़ को बड़े ध्यान से देखता जा रहा था और अपने माता पिता के साथ वहां बिताए गए अनमोल पलों को याद करता जा रहा था। जब पवन पार्वती चाची के घर पहुंचा, तो उसे देखते ही चाची के बूढ़े चेहरे पर एक मुस्कुराहट फैल गई। प्रणाम चाची, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ बेटा, तुम लोगों का क्या हालचाल है? मैं ठीक हूँ चाची। ऐसा कहते हुए पवन इधर उधर नजरें दौड़ाने लगा। उसकी नजरें अपने माता पिता को ढूंढ रही थी। तभी पार्वती चाची बोली, क्या हुआ पवन बेटा, किसे ढूंढ रहा है? फिर पवन कहने लगा, चाची मेरे माँ बाबूजी कहाँ हैं? बहुत समय हो गया उनसे मिले हुए, क्या आप उन्हें बुला देंगी? पवन की बात सुनकर पार्वती चाची हैरान रह गई। यह क्या बात कर रहे हो बेटा? तुम्हारे माँ बाबूजी तो शहर में ही रहते हैं ना। मुझे तो कितने साल हो गए तेरी माँ से मिले हुए। यह सुनकर पवन के चेहरे का रंग ही उड़ गया और फीकी सी मुस्कुराहट के साथ बोला, लेकिन चाची, माँ बाबूजी यही गांव में आपके घर पर ही रह रहे हैं। तभी चाची हैरानी से बोली, नहीं पवन बेटा, तुझे कोई गलत फहमी हुई होगी। तेरी माँ और बाबूजी तो कब से यहाँ आए ही नहीं। अंजना से मिलने को तो मेरी भी आंखें कब से तरस गई हैं। यह सुनकर पवन की हैरानी का ठिकाना ही नहीं रहा। वह गंभीर सोच में पड़ गया। फिर बाहर निकलकर पवन गांव के अन्य लोगों से भी पूछताछ करने लगा, लेकिन उसे कुछ पता नहीं चला। आखिर माँ बाबूजी कहाँ हैं? यह सोचते हुए उसने अपनी पत्नी को फोन लगाकर उससे पूछना चाहा, तो पाया कि उसकी पत्नी का फोन स्विच ऑफ था। उसने बहुत बार कोशिश की, लेकिन अपनी पत्नी से बात नहीं कर पाया। थक हार कर पवन वापस टैक्सी में बैठ गया और अपने शहर की ओर निकल पड़ा। पवन को इतना परेशान देखकर टैक्सी ड्राइवर ने उससे उसकी परेशानी का कारण जानना चाहा, तो पवन ने उसे सारी बात बता दी। जैसे ही वे लोग शहर पहुंचे, तो टैक्सी ड्राइवर ने गाड़ी को भूतनाथ के मंदिर के बाहर रोक दिया और कहने लगा, बाबूजी, इस मंदिर की बहुत मान्यता है। कहते हैं इस मंदिर में माथा टेक कर जो भी मांगो, भोले बाबा उसकी मुराद पूरी करते ही हैं। टैक्सी ड्राइवर की यह बात सुनकर पवन भी उस मंदिर में माथा टेकने चला गया। मंदिर में माथा टेकने के बाद जैसे ही वह बाहर आया, तभी खूब शोर सुनाई देने लगा। अरे, इस बुढ़े को तो देखो, बुढ़ा है पर चोरी करता है। शर्म भी नहीं आती, न जाने कहाँ से मुंह उठाए चले आते हैं ऐसे भिखारी। मेरी दुकान से ब्रेड चुरा के भाग रहा है। पकड़ो पकड़ो, कोई तो उसे पकड़ो। तभी पवन की नजर उस बूढ़े व्यक्ति पर पड़ी। वह व्यक्ति मैले कुचैले कपड़ों में था। उसके दाढ़ी और नाखून बड़े हुए थे और तेज कदमों से दौड़ा जा रहा था। शरीर से बहुत दुबला था, पर न जाने किस लाचारी के कारण
वह ब्रेड चुरा कर भाग रहा था। नहीं बेटा, मुझे मत मारो। मेरी पत्नी बीमार है, इसीलिए मैंने चोरी की। मंदिर में जो प्रसाद वितरित हो रहा था, वह प्रसाद खत्म हो गया, इसीलिए मैंने मजबूरन यह 2 ब्रेड लिया। मेरे पास पैसे नहीं हैं। भीड़ तो उस बूढ़े को जैसे दबोच कर खा लेना चाहती थी, लेकिन पवन ने आगे बढ़कर उन्हें मारने से रोक दिया। वह बूढ़ा व्यक्ति निराशा से निढाल होकर वहीं बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। पवन को उस बुद्ध व्यक्ति पर बहुत तरस आया। वह दौड़कर उनके पास आया और उनके कंधे पर हाथ रखकर कहने लगा, बाबा, आप परेशान मत हो, मैं आपके लिए खाना लेकर आता हूँ। आपकी पत्नी बीमार है ना, मैं लाकर देता हूँ। ऐसा कहते हुए जैसे ही पवन खाना लेने के लिए जाने लगा, तो एकाएक चौंक गया। वह व्यक्ति उसे कुछ जाना पहचाना सा लगा। उसे ऐसे लगा जैसे उस वृद्ध व्यक्ति में अपने पिताजी की झलक उसे दिखाई दी हो। एकाएक उसके दिल की धड़कन तेज हो गई और वह जाते जाते अचानक रुक गया और वापस मुड़कर पवन ने उस वृद्ध व्यक्ति की ओर गौर से देखा, तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी आंखों के सामने अंधेरा ही छा गया हो। वह देखकर दंग था कि मैले कुचैले कपड़ों में वह बुजुर्ग व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि उसके पिताजी किशोर जी थे, जिनकी आंखें चेहरे के अंदर तक धंस चुकी थी और शरीर कंकाल मात्र रह गया था। पवन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। कुछ पल के लिए तो उसके मुंह से कुछ शब्द ही नहीं निकल पाए। फिर रूंधे गले से वह बोला, पिताजी, आप यहाँ इस हालत में, आपकी यह हालत कैसे हो गई और कहाँ आप चले गए थे? मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। ऐसा कहते हुए पवन अपने पिता के गले लग पड़ा। तभी किशोर जी ने एक नज़र उसकी ओर देखा और घृणा घृणा से उसे झटकते हुए कहा, हमारी इस हालत का जिम्मेदार केवल तू है। तो अब क्या लेने आया है मेरे पास? अपने माँ बाप पर दया आ गई या फिर यह देखने आया है कि तेरे माँ बाप जिंदा भी हैं या मर गए? हमारी हंसी उड़ाने आया है? तभी पवन बोला, नहीं पिताजी, कहिए, मुझे आप लोगों की ऐसी हालत के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। तभी किशोर जी आंखों में गुस्से और नफरत के भाव लिए बोले, अच्छा चलो, मान लिया कि तुझे हमारी हालत के बारे में नहीं पता था, लेकिन हमें यहाँ आए लगभग 3 महीने बीत चुके हैं और अपनी पत्नी को तो घर पर तू रोज फोन करता ही होगा। क्या तूने हमारे बारे में अपनी पत्नी से पूछना तक जरूरी नहीं समझा? किशोर जी बोले। तो पवन रोते हुए बोला, नहीं पिताजी, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि आपका बेटा अपने माँ बाप के प्यार और त्याग को भूल जाएगा? मैंने मोनिका से आपके बारे में पूछा था, तो उसने मुझे बताया कि माँ की तबीयत ठीक नहीं चल रही है, इसीलिए गांव की शुद्ध हवा में रहने की माँ की बहुत इच्छा थी, तो उन दोनों को मैंने कुछ दिनों के लिए गांव भेज दिया है। मैंने उससे पूछा भी था कि माँ बाबूजी गांव में कैसे रहते हैं, क्योंकि अब गांव का मकान तो बिक चुका है। तो मोनिका ने मुझे बताया कि आप लोग पार्वती चाची के मकान में रहते हैं। उसने यह सब बातें मुझे ऐसे बताई तो मैंने भी उस पर यकीन कर लिया, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि मेरी पीठ पीछे यहाँ ऐसा भी कुछ हो सकता है। मुझे माफ़ कर दीजिए पिताजी। पवन ने अपने पिता के पैर पकड़ते हुए कहा और पूछने लगा, माँ कहाँ है पिताजी? तभी किशोर जी पवन को लेकर अंजना जी के पास पहुँचे, जो मंदिर के बाहर फुटपाथ पर एक पुरानी सी चादर बिछाकर बैठी हुई थी और किशोर जी का इंतजार कर रही थी। उन्हें भिखारियों जैसी हालत में देखते ही पवन की आंखें आंसुओं से सराबोर हो गई और रूंधे स्वर में पवन बोला, माँ माँ। स्वर सुनकर अंजना जी की आंखें अचानक पवन की ओर देखने लगी और उसे देखते ही गुस्से से बोली, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे माँ कहकर बुलाने की? तू मेरा कोई नहीं लगता और यह समझ लेना कि हम भी तेरे लिए मर गए। चला जा यहाँ से। तभी पवन रोते हुए अपनी माँ के पैरों में गिर पड़ा और बोला,
अपने इस नालायक बेटे को बस एक बार माफ़ कर दीजिए माँ। गलती मेरी ही है जो मैंने मोनिका पर आंखें बंद करके भरोसा किया और उस पर यकीन करके आप दोनों की जिम्मेदारी उसे देकर मैं विदेश चला गया था। लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि जब मैं आप लोगों से मिलूँगा तो आपको ऐसी हालत में देखूँगा। लेकिन माँ, आज मैं कसम खाता हूँ कि आप लोगों की एक-एक परेशानी का हिसाब लूँगा। माँ, आप खुद ही सोचिए, क्या आपका पवन आपके साथ कभी ऐसा कर सकता है? आपकी ये हालत देखकर मुझ पर जो बीत रही है, वह मैं ही जानता हूँ। इतना कहते हुए पवन अपनी माँ से लिपट कर फूट-फूट कर रोने लगा। उसके बाद पवन ने अपने माँ-पिताजी को टैक्सी में बिठाया और एक अच्छे वहाँ उन्हें भरपेट खाना खिलाया और वहीं उनके रहने का इंतजाम करवाया। इतने अच्छे होटल को देखकर किशोर जी और अंजना जी हैरान रह गए। तभी पवन बोला, माँ, पिताजी, आप यहाँ आराम से बैठिए। सब कुछ ठीक हो जाने पर मैं आपको घर लेकर चलूँगा। अंजना जी बहुत कमज़ोर लग रही थी, तो पवन अपनी माँ के पैरों में मालिश करने लगा, तो उनके तलवों को देखकर घबरा गया। माँ, यह कैसे? किसके निशान हैं पैरों पर? अंजना जी बोली, कुछ नहीं बेटा, नंगे पैर चलते चलते पैरों में छाले पड़ गए। नहीं माँ, आप कुछ छिपा रही हैं, सच सच बताओ। माँ, तभी तो मैं मोनिका को सबक सिखा पाऊंगा। लेकिन सबसे पहले मुझे पूरी बात बताइए, ताकि मुझे भी पता चले कि मोनिका ने मेरे पीठ पीछे क्या क्या गुल खिलाया है। बेटे की जिद करने पर किशोर जी बोले, बेटा क्या बताऊं, तेरे जाने के बाद 4 महीने तक तो बहू का व्यवहार बहुत अच्छा था। हम तो खुद को बड़े ही खुश नसीब समझ रहे थे और ईश्वर का हर पल शुक्रिया अदा करते थे कि हमें ऐसे बेटा बहू मिले। लेकिन हमें क्या पता था कि बहू का अच्छा व्यवहार केवल हमें भ्रमित करने के लिए है। जब उसे यह मालूम चला कि तू अभी और 2 साल के लिए अमेरिका में ही रहने वाला है, तो उसका रवैया एकदम से बदल गया। सारा दिन बहू अपनी माँ से फ़ोन पर बात करती रहती थी और सारे काम करने का जिम्मा केवल तेरी माँ के कंधों पर था। फिर एक दिन बहू अपनी माँ कविता जी को घर में ले आई। उनसे कह रही थी, घर में एक ही एसी लगा है और वो सास ससुर के कमरे में लगा है। इतना बड़ा कमरा दिया हुआ है इन्होंने अपने माँ पिताजी को। क्या जरूरत है भला इस बुढ़ापे में उन्हें एसी में सोने की? निकाल कर रहूंगी उन्हें एसी वाले कमरे से। उन्हें तो ताज़ा खुली हवा में रहना चाहिए। सारी रात एसी चलाकर मज़े से सोए रहते हैं और सुबह उठते ही उनकी हाय हाय शुरू हो जाती है। हड्डियों में दर्द है, बुखार हो रहा है और फिर दवाइयों पर पैसे अलग से भरो। सही कह रही हो बेटी, इन्हें निकाल कर छत के स्टोर रूम में शिफ्ट कर दो। जबकि किशोर जी ने अपनी कमाई से एसी अपने कमरे में लगवाया था। मोनिका कमरे में आई, पिताजी आप खटिया तोड़ चुके हैं, तो चलिए जल्दी से अपना और माँ का सामान समेट लीजिए कमरे में से। मैंने सोचा है कि छत वाला खुला और हवादार कमरा आपको दे दिया जाए। भला आपको एसी की क्या ज़रूरत है? मेरी माँ को डॉक्टर ने गर्मी से बचने को बताया है, इसीलिए आज से वह एसी वाले कमरे में शिफ्ट हो रही हैं। मोनिका ने सीधा सीधा आदेश ही दिया था। किशोर जी ने कहा, यह क्या कह रही हो तुम बहू? हम छत के छोटे कमरे में कैसे सो सकते हैं? तुम्हारी माँ तो कुछ दिनों के लिए आई होगी, तो एक काम करो, तुम्हारी माँ और अंजना अंदर कमरे में बेड पर सो जाएंगे और मैं यहाँ हॉल में सो जाऊँगा। किशोर जी बोले, तो मोनिका बोली, मैंने कब कहा कि मेरी माँ यहाँ कुछ दिनों के लिए आई है? यह उनका घर है और अब यहाँ वह हमेशा के लिए रहेंगी और आप लोगों से मैंने जितना कहा है आप उतना ही कीजिए। मोनिका ने गुस्से में कहा तो किशोर जी बोले, बहू, तुम्हें मालूम है कि तेरी सास की तबीयत ठीक नहीं रहती। उसकी कमर में बहुत दर्द रहता है, उससे ज़मीन पर नहीं लेटा जाएगा। तभी मोनिका भड़कते हुए बोली, वह सब मैं नहीं जानती, जल्दी से कमरा खाली कीजिए, नहीं तो इस घर के दरवाजे खुले हैं, आप लोग अपना इंतजाम खुद देख सकते हैं।
बहू मोनिका की बात सुनकर अंजना जी को बहुत बुरा लगा। वह गुस्से से बोली, आप जरा पवन को फ़ोन लगाइए, मुझे उससे बात करनी है। और पवन बेटा, यह बात होने के बाद हमने तुझे कितनी बार फ़ोन मिलाया था, लेकिन तूने एक बार भी हमारा फ़ोन उठाना ज़रूरी नहीं समझा। यह बात सुनकर पवन हैरान रह गया और बोला, लेकिन माँ, पिताजी, मेरे पास तो आपका कोई फ़ोन नहीं आया। अरे हाँ, याद आया, मेरा फ़ोन नंबर बदल गया था और इसके बारे में मैंने मोनिका को भी बताया था और उससे कहा था कि आपको भी इस बात की खबर कर दे। फिर किशोर जी बोले, लेकिन बेटा, हमें बहू ने इस बारे में कुछ नहीं बताया। हम तो अभी तक यही सोच रहे थे कि तू भी बदल गया है, तू भी विदेशी रंग में रंगा गया है, तूने भी हमसे मुंह मोड़ लिया है। फिर अंजना जी बोली, बेटा, मैंने बहू को एक बार कहा भी था कि मेरी एक बार पवन से बात करवा दो। तभी मोनिका ने कहा, मेरे पति ने आपका ठेका नहीं ले रखा है, क्या हर बात पर आप लोग पवन को फ़ोन लगाने की जिद करते हैं। वो वहाँ काम करने गए हैं, आराम करने नहीं। और वैसे भी उन्हें सब मालूम है, उनकी रजामंदी से ही मैं अपनी मम्मी को यहाँ पर लेकर आई हूँ। हाँ पिताजी, मुझे मोनिका ने यह कहा था कि वह अपनी मम्मी को हमारे घर लेकर आ रही है, क्योंकि उसके भाई भाभी उसकी मम्मी का ठीक से ख्याल नहीं रखते और उनसे झगड़ा करते हैं। लेकिन पिताजी, यदि मुझे मालूम होता कि मोनिका आप लोगों को आपके कमरे से निकाल रही है, तो मैं आपके साथ कभी ऐसा नहीं होने देता। फिर किशोर जी नम आँखों से कहने लगे, बेटा, बहू ने हमारी ऐसी हालत कर दी थी कि हमारे पास कोई चारा ही नहीं बचा था और हमने सोच लिया था, यदि 2 रोटी खानी है तो बहू की बातें चुपचाप सुननी होगी, नहीं तो बहू घर में हर समय तांडव करती रहेगी। मैंने खामोशी से कमरे में जाकर अपना सामान समेटना शुरू कर दिया। अंजना जी तो ऊपर धूल से अटा कमरा देखकर ही हैरान रह गई थी। वहाँ बहू के दहेज के बड़े-बड़े ट्रंक पड़े हुए थे, जहाँ उनके सारे कंबल और गद्दे इत्यादि रखे थे। पूरा कमरा तो सामान से ही भरा हुआ था, सिर्फ एक चारपाई की जगह थी। किशोर जी ने वहाँ अपने लिए एक चारपाई डाली। अंजना देवी की आंखों में आंसू आ रहे थे, मगर किशोर जी ने उन्हें कुछ भी कहने से मना कर दिया था। बेटा, एक दिन तो तेरी माँ को बुखार चढ़ा था और मैं उसकी सेवा में लगा था। वैसे तो पूरे घर का काम तेरी माँ ही करती थी। तो उस दिन बहू ने आकर कहा कि कीटी की पार्टी घर पर है, मेरी कुछ सहेलियां आ रही हैं, इसीलिए माँ जी कल अच्छा सा खाना बनाएंगी। तो मैंने कहा कि कैसे निर्दयी हो तुम बहू, क्या तुम्हें नज़र नहीं आ रहा है कि तुम्हारी सास बीमार है? तुम्हें तो इसकी सेवा करनी चाहिए, उल्टा तुम उसे काम बता रही हो। इस पर समधन जी कहने लगी, यह सब ड्रामा बहुत देखा है, काम न करना पड़े इसीलिए बहाने बना रही हैं। फिर मैंने गुस्से में कह दिया कि आप भी एक औरत हैं और आपको मेरी पत्नी का दर्द समझना चाहिए। आज मेरी पत्नी घर का कोई काम नहीं करेगी, तो ठीक है, जब खाना बनाओगी तभी कुछ खाने को मिलेगा। यह कहकर दोनों माँ बेटी एसी रूम में बैठकर एसी की हवा खाने लगी। बहुत देर तक हम खाने का इंतजार करते रहे, पर खाना हमें नसीब नहीं हुआ। तो तेरी माँ ने बक्से में 10 रुपए मुड़े हुए रखे थे, वही दिया। तो मैं जाकर एक बिस्किट का पैकेट ले आया, उसे खिलाया, फिर दवा दी। उस दिन सिर्फ 2 बिस्किट खाकर पूरी रात बिता दी। सुबह हुई तो हम नाश्ता का वेट करते रह गए। 12 बजने को थे। अंजना जी की बिगड़ती हालत मुझसे देखी नहीं जा रही थी। किशोर जी अपने पत्नी को मरते हुए नहीं देख सकते थे, इसीलिए उन्होंने फैसला कर लिया कि जब तक उनकी बूढ़ी हड्डियों में दम है, वो अंजना जी की सेवा करते रहेंगे। पूरे 24 घंटे के बाद मुनका ने सास ससुर के लिए खाना समधन जी के हाथों भेजा। उसे मार्केट जाने की जल्दी थी। उसने जल्दी से एक प्लेट में चावल डाले और माँ के हाथ से पकड़ा कर बोली, जल्दी से जाकर सास ससुर को दे आ।
नहीं तो शाम तक शोर मचाते रहेंगे कि खाना नहीं दिया। चावलों की प्लेट गर्म थी और समधन जी को घूमने की पड़ी थी। हड़बड़ाहट में सीढ़ियों से उन्हें धक्का लग गया और पूरे चावल गिर गए। जैसे तैसे करके वो प्लेट ऊपर लाने लगी। समधन ने नीचे झुककर वो सारे चावल उठाकर जमा किए। अंजना जी ने जब चावलों की हालत देखी तो सकते में रह गई। ये चावल खाने लायक तो ना बचे थे। समधन जी मोनिका के साथ शॉपिंग करने के लिए निकल गई। अंजना देवी की आंखों में आंसू आ गए। अंजना जी भूख के मारे निढाल हो रही थी और खाना मांग रही थी। किशोर जी नीचे आए। वो खुद ही नीचे फ्रिज के अंदर एक बड़ी सी प्लेट में चावल और सब्जी अलग से निकाल कर रखी हुई थी। किशोर जी को कहीं और खाना ना मिला तो वो वही प्लेट गरम करके ऊपर ले आए। उन्होंने अंजना जी को खाना दिया। शाम में जब मोनिका बाजार से वापस आई तो उसने आते ही फ्रिज खोला। वह अपने लिए खाना निकाल कर अलग रख गई थी, लेकिन सामने प्लेट खाली थी। उसने हंगामा मचा दिया। मैंने अपने लिए चावल फ्रिज में रखे थे, वो किसने खा लिए? बुढ़िया खा खा कर थकती नहीं है। पहले उनका हिस्सा मैंने भिजवा तो दिया था, अब हमारे मुंह से भी रोटी छीन छीन कर खाएगी। न जाने मरते क्यों नहीं, कब तक हमारे सीने पर बैठे रहेंगे। इनके साथ वाले तो कब के मर गए, ये अभी तक जिंदा हैं। वो ऊंची ऊंची आवाज में चिल्ला रही थी। इस तरह ऊपर बैठे अंजना देवी और किशोर जी दोनों आंसू बहाकर रह गए। तीसरे दिन घर में बहुत चहलकदमी थी। ऊपर से देखा तो बहू की सारी सहेलियां आ चुकी थी। तो बहू अंजना जी का हाथ पकड़कर जबरदस्ती उन्हें किचन में खींच कर ले आई। बीमारी हालत में अंजना जी को 15 लोगों का खाना बनाने के लिए बोला। यहाँ तक कि जब खाना तैयार हो गया तो सबको परोसने के लिए भी किशोर जी से कहा। समधन जी और मोनिका मेहमानों के साथ पत्ते खेलने में व्यस्त हो गई। सब लोग हंसी के ठहाके लगा रहे थे। बीमार होने के कारण अंजना से इतना काम नहीं किया जा रहा था। यह सब देखकर मुझे बहुत गुस्सा उबल पड़ा और उन्होंने सारा खाना उठाकर फर्श पर गिरा दिया। यह सब देखकर बहू का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह चिल्लाकर बोली, बुढ़े बहुत चिंता करता है ना अपनी पत्नी का, अब मजा चखाती हूँ। मेरी सहेलियों के सामने मेरी बेइज्जती कर दी, कहते हुए अंजना जी के पैरों में डंडे से पीटने लगी। तो अंजना जी की चीखें निकल पड़ी। उधर मोनिका की माँ कविता जी भी मोनिका को भड़काते हुए कहने लगी, बेटी मोनिका, तुम ही इन लोगों को तरस खा कर घर में बैठाए हुए हो, निकाल कर बाहर क्यों नहीं करती इन लोगों को? हाँ माँ, आप ठीक कह रही हैं। इन्हें घर में रख कर मैं इन पर एहसान कर रही हूँ और यह मेरे एहसान का इस तरह बदला दे रही हैं। जल्दी से अपना सामान समेटो और चले जाओ यहाँ से। यह सब बातें बताते हुए अंजना जी फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, बेटा तू नहीं जानता, बहू ने भरी दोपहर में हमें घर से बाहर निकाल दिया। हम कहाँ जाते? गांव वाला मकान भी अब अपना नहीं रहा था। हम लोग सड़कों पर आ गए थे। मेरी हालत तो पहले से भी खराब थी। अपमान के तूफान झेल कर तेरे पिताजी भी बीमार रहने लगे। थोड़ी देर में इन्हें सांस चढ़ने लगता था। हम कहाँ जाते, कैसे खाते? इसीलिए हम इस मंदिर के बाहर आकर बैठ गए। लेकिन तुम हम तक कैसे पहुँचे बेटा? अंजना जी के पूछने पर पवन ने कहा, माँ, आप लोगों को घर से निकालने के बाद मोनिका ने मुझसे कहा कि आप लोग तो पार्वती चाची के पास गांव में रहने चले गए हैं। और जब मैंने पूछा, कुछ दिनों के बाद उससे पूछा कि माँ बाबूजी का फ़ोन क्यों नहीं लग रहा है, तो उसने बताया कि आपका फ़ोन जाते समय गिरकर टूट गया और आप लोग गांव वालों के साथ तीर्थ यात्रा पर गए हैं। इस कारण आप लोगों से बात नहीं हो पाएगी। मुझे थोड़ा शक भी हुआ, क्योंकि यदि आप तीर्थ यात्रा पर जाते तो मुझसे एक बार बात जरूर करते।
यूँ बिना बताए ना जाते। इसीलिए मैं जल्दी जल्दी काम निपटा कर मोनिका को खबर किए बिना भारत वापस आ गया। आपसे मिलने के लिए मैं सबसे पहले गांव में ही गया था, लेकिन वहाँ पार्वती चाची ने मुझे बताया कि आप तो वहाँ गए ही नहीं। माँ, बाबूजी, मुझे आप लोगों की बहुत चिंता हो रही थी। खुद को बहुत लाचार महसूस कर रहा था, इसीलिए यहाँ माथा टेकने आ पहुँचा और आप लोगों को ऐसी हालत में पाया। लेकिन आप लोग बिल्कुल चिंता मत करना, अब मुझे सब पता चल चुका है। अब तो उस जालिम औरत को मज़ा चखाने का समय है। मैं कसम खाता हूँ माँ, अगर उसे उसकी औकात न दिखाई तो मैं भी आपका बेटा नहीं। ऐसा कहकर पवन अपने घर लौट आया। जैसे ही घर पहुंचा तो देखा कि दोनों माँ बेटी एसी में बैठे हुए चाय और पकौड़े का आनंद ले रहे थे। उसी समय मोनिका की माँ कविता जी बोली, बेटी मोनिका, तूने अपने सास ससुर को यहाँ से निकाल तो दिया, लेकिन एक बार देखना तो चाहिए कि वे लोग कहाँ गए हैं और क्या कर रहे हैं। कहीं उन्होंने दामाद जी को सारी खबर कर दी तो हमारा क्या होगा। अरे माँ, आप भी क्या बात करती हैं। जब उन्हें अपने बेटे का फ़ोन नंबर ही नहीं मालूम तो वह उसे फ़ोन कैसे करेंगे। आप निश्चिंत रहिए, और वैसे भी उनके आने में अभी बहुत समय बाकी है। तब तक तो वे दोनों स्वर्ग सिधार जाएंगे। ऐसी हालत में भला कितने दिनों तक जीवित रहेंगे। मोनिका ने हंसते हुए कहा। तभी कविता जी बोली, लेकिन बेटी, अगर दामाद जी पूछेंगे तो तुम क्या बताओगी। फिर मोनिका ने कहा, माँ, जब तक आपके दामाद जी भारत वापस आएंगे तब कह दूंगी हार्ट अटैक से बुढ़ा स्वर्ग सिधार गया और उसके सदमे में बुढ़िया के भी प्राण पखेरु उड़ गए। अभी तो लाइफ को एंजॉय करो। यह बात करते हुए वे दोनों जोर जोर से हंसने लगे। तभी पवन अंदर चला आया और उसे देखते ही मोनिका के चेहरे का रंग उड़ गया और ठिठक कर उठ खड़ी हुई। उसके हाथ से चाय का प्याला छूट गया। अरे क्या हुआ बेटी, तुझे सांप क्यों सूंघ गया। ऐसा कहते हुए मोनिका की माँ ने दरवाजे की ओर पलट कर देखा तो उनके पैरों तले की जमीन ही खिसक गई। वे दोनों मन ही मन सोच रही थी कि कहीं पवन ने उनकी बातें सुन तो नहीं ली। उसी समय पवन हंसते हुए बोला, देखा, हैरान रह गई ना मुझे देखकर। मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, इसीलिए बिना बताए ही आ गया। पवन की यह बात सुनकर मोनिका और उसकी माँ कविता की जान में जान आई। अब उन्हें यकीन हो चुका था कि पवन ने उनकी बातें नहीं सुनी। थोड़ी देर आराम करने के बाद पवन मोनिका के पास आया और बोला, मोनिका, एक खुशखबरी है। अब मैं तुम्हें भी अपने साथ विदेश ले चलूँगा। मैंने तुम्हारा वीज़ा भी बनवा लिया है। हम 2 दिन बाद ही अमेरिका के लिए निकल जाएंगे। माँ और पिताजी तो तीर्थ यात्रा पर गए हैं, तो उनका आना अभी नहीं हो पाएगा, और जब आएंगे तो मैं उनसे बात करके उनका यहीं रहने के लिए इंतज़ाम करवा दूंगा। अब तुम जल्दी से अपनी पैकिंग करनी शुरू कर दो। यह बातें सुनकर मोनिका खिल उठी। खुशी के मारे उसके पैर जमीन पर ही नहीं पड़ रहे थे। तभी कविता जी, जो यह सब बातें सुन रही थी, परेशान होते हुए बोली, मोनिका बिटिया, तुम तो विदेश जाने के बारे में सोच रही हो, लेकिन यह भी तो सोचो फिर मेरा क्या होगा। देखिए माँ, मैंने इतने दिन आपको रखकर आपकी सेवा की है। अब आप भैया भाभी के पास वापस जाइए। क्या कोई बेटी के घर भी इतने दिन रहता है। जाइए उनसे माफ़ी मांग लीजिए। अब आपके कारण मैं विदेश में जाना तो नहीं छोड़ सकती ना। पता है मैं कितना तरसती थी विदेश में जाने के लिए, और अब जब मौका मिल रहा है तो मैं इस मौके को हाथ से नहीं जाने दूंगी। अपनी बेटी के मुंह से यह बातें सुनकर उसकी माँ हैरान रह गई। अगले ही दिन उसने अपनी माँ को अपने घर से विदा कर दिया और खुशी खुशी विदेश जाने की तैयारी में जुट गई। जिस दिन उसकी फ्लाइट थी, पवन ने उसे फ्लाइट में बैठाकर कहा, तुम यहीं बैठो, मैं बस 2 मिनट में आया। लेकिन जब फ्लाइट उड़ने का समय हुआ तब तक भी पवन वापस नहीं लौटा था। मोनिका ने घबराते हुए
बैग में से अपना फ़ोन निकाला। तभी उसने देखा कि फ़ोन के पास एक कागज़ रखा हुआ था। जैसे ही उस कागज़ को खोल कर देखा तो उसमें लिखा था, जाओ और अपनी लाइफ को एंजॉय करना विदेश में। अब तुम्हें मालूम पड़ेगा कि किसी इंसान को अकेला और बेसहारा छोड़ देने का क्या मतलब होता है। तुमने मेरी माँ और पिताजी को घर से धक्के मारकर निकाल दिया था, उन्हें दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया था। वो अपने बेटे की कमाई खा रहे थे, तुम्हारे बाप की कमाई नहीं। अब तुम भी विदेश में भीख मांगना, और जब भीख मांग कर पैसे इकट्ठे हो जाएं तो वापस आ जाना और अपनी माँ के साथ ही रहना, क्योंकि अब मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। जब तक मोनिका ने यह पत्र पढ़ा तब तक फ्लाइट उड़ चुकी थी। हवाई जहाज के उड़ने के साथ साथ उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसकी जान ही निकलती जा रही है। विदेश में रहने की अपनी इच्छा के कारण वह अपनी सास ससुर से छुटकारा पाना चाहती थी, और अपनी इसी इच्छा के कारण ही उसने अपनी माँ को भी बेसहारा छोड़ दिया। और आज मोनिका विदेश में दर दर की ठोकरें खा रही थी और अपने किए पर बहुत पछता रही थी, क्योंकि आज वह अपने ही बुने जाल में बुरी तरह फंस चुकी थी। इधर किशोर जी और अंजना जी की शादी की 50वीं सालगिरह पर पवन ने उन्हें एक बड़ा सा आलीशान फ्लैट खरीद कर दिया और होटल से उन्हें सीधा उसी फ्लैट में लेकर गया। जैसे ही उन दोनों ने अपने बेटे के साथ घर में प्रवेश किया तो इतना आलीशान घर देखकर वे दोनों हैरान रह गए। तभी पवन बोला, मेरे प्यारे माँ पिताजी को शादी की 50वीं सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। अब आप लोगों को आपके इस घर से कोई नहीं निकाल सकता, क्योंकि यह घर आपके नाम पर है। बेटे का इतना प्यार देखकर किशोर जी अश्रुपूरित आंखें लिए बोले, बेटा हमें माफ़ कर देना, हमने तुम्हें बहुत गलत समझा। आज माता पिता के साथ साथ पवन की आंखों में भी खुशी के आंसू थे। कुछ समय के बाद पवन के पास मोनिका का फ़ोन आया, लेकिन पवन ने उसका फ़ोन काट दिया। उसने कई बार फ़ोन लगाया, लेकिन पवन ने नहीं उठाया। तब किशोर जी के पूछने पर पवन ने उन्हें सब कुछ बता दिया कि किस तरह उसने मोनिका को उसके बुरे कर्मों की सज़ा दी। इतना इतना सुनते ही किशोर जी और अंजना जी परेशान हो गए। थोड़ी देर में मोनिका का फिर से फ़ोन आया तो किशोर जी ने फ़ोन उठाया। उधर से मोनिका के रोने की आवाज़ आई और फिर गिड़गिड़ाते हुए बोली, बाबूजी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आप लोगों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, जिस कारण पवन ने मुझे अकेला छोड़ दिया है। उन्होंने मुझसे सारे रिश्ते ख़त्म कर दिए हैं। आप ही उन्हें कुछ समझाइए ना, मैं यहाँ बहुत तकलीफ़ में हूँ। बाबूजी मुझे सबक मिल चुका है। मैं कसम खाती हूँ कि आज के बाद आप लोगों को कोई तकलीफ़ नहीं होने दूँगी। बाबूजी मेरी मदद कीजिए ना। मोनिका के इतना कहने पर किशोर जी और अंजना जी का दिल पिघल गया। उन्होंने बेटे से कहकर मोनिका के आने का इंतज़ाम करवाया। 2 दिन बाद मोनिका घर पहुंच गई। उसने अपने सास ससुर के पैरों में गिरकर फिर माफ़ी मांगी और उनकी खूब सेवा करने लगी। आज एक बेटे ने दुनिया वालों के सामने एक मिसाल कायम कर दी थी कि अगर बेटा सही होगा तो बहू की हिम्मत नहीं होगी कि उनके माँ बापू पर अत्याचार करे। लेकिन उधर मोनिका की माँ कविता जी जब अपने घर पहुंची तो देखा कि उनका सारा सामान स्टोर रूम में शिफ्ट हो चुका था। उनके अपने कमरे में उनके लिए कोई जगह नहीं थी, क्योंकि उस कमरे में उनके बहू के पिताजी आराम फरमा रहे थे और टीवी पर गाना बज रहा था, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।